अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज हम चैप्टर नंबर 5 को कंटिन्यू करेंगे और आज हमारा लास्ट टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एज यू नो इन चैप्टर नंबर 3 वी हैव डिस्कस्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो हमने कहा था कि भाई जब किसी भी सिस्टम पे या किसी भी बॉडी पे जब नेट फोर्स ज़ीरो होगा तो उस बॉडी का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। इसी तरीके से हम कहते हैं कि जब किसी बॉडी पे नेट टॉर्क ज़ीरो होगा तो उस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो हम लिखेंगे द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी remains conserved if no net torque is acting on that body। अगर किसी बॉडी पे नेट टॉर्क एक्ट नहीं करेगा तो उस बॉडी का टोटल जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो कंजर्व रहेगा। अब देखें, यहाँ से हम एक बात सीख लेते हैं, जैसे हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। इस तरीके से हम कह सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड नेट टॉर्क। अगर किसी बॉडी पे नेट टॉर्क ज़ीरो होगा तो उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ज़ीरो होगा। यानी हम लिख सकते हैं टाई इज इक्वल टू डेल्टा एल बाय डेल्टा टी। ठीक है। अब एक बात आप याद रखें कि जब किसी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है तो वहाँ पे हम रिलेशन अप्लाई कर सकते हैं I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। यानी इसका मतलब है कि प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। अब होता क्या है, जैसे हमारे पास बहुत सारी गेम्स होती हैं, जैसे आइस स्केटिंग होती है। तो आइस स्केटिंग में जो आइस स्केटर होता है वो अपने आप को स्पिन करवाता है। जब वो अपने आप को स्पिन करवाता है तो उस पर एक ही फोर्स एक्ट करता है जिस फोर्स का नाम होता है वेट। और बॉडी का जो वेट होता है वो सेंट्रल फोर्स होता है। सेंट्रल फोर्स किसको कहते हैं? व्हाट इज सेंट्रल फोर्स? सेंट्रल फोर्स की डेफिनेशन लिख लें, द फोर्स whose line of action is always fixed on a point। The force whose line of action is always fixed on a point। जैसे आपको पता है कि भाई बॉडी का जो वेट होता है वो हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक्ट करता है। कोई और फोर्स हो वो कहीं पे भी एक्ट कर सकता है, पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो हमेशा टुवर्ड दी सेंटर ऑफ बॉडी होता है। इस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी हमारा सेंट्रल फोर्स है। इस तरीके से सेंट्रीपिटल फोर्स भी हमारा सेंट्रल फोर्स है। यानी वो फोर्स जिसकी लाइन ऑफ एक्शन किसी एक पॉइंट पे फिक्स होती है उसको कहते हैं सेंट्रल फोर्स। और काम की बात ये है, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि सेंट्रल फोर्स बॉडी का एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं कर सकता। यानी सेंट्रल फोर्स किसी भी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं कर सकता। भाई क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि सेंट्रल फोर्स बॉडी में टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर सकता। जो फोर्स बॉडी में टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा वो फोर्स बॉडी का कभी भी एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं कर सकता। यहाँ पे मैं पॉइंट लिखता हूँ, द सेंट्रल फोर्स cannot produce torque in body, इसलिए हम कहेंगे under the action of central force the angular momentum of a body is कंजर्व्ड।
और अगर आप इस सेंट्रल फोर्स के एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं तो मैंने सेंट्रल फोर्स के एग्जाम्पल आपको बताए। ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, इसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स हो गया, इसी तरीके से हम कहते हैं कि हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया। तो ये सारे के सारे हमारे जो हैं वो सेंट्रल फोर्स हैं, क्योंकि इनकी लाइन ऑफ एक्शन हमेशा फिक्स होती है। अच्छा, तो अब मैं बात कर रहा था आइस स्केटर की। रोटेशन या स्पिनिंग कहें, स्पिनिंग ऑफ आइस स्केटर। तो जब आइस स्केटर स्पिन करता है तो उस केस में हम कहते हैं कि आइस स्केटर पे सिर्फ वेट एक्ट करता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन थोड़ा होता है, उसको इग्नोर करते हैं। तो आइस स्केटर पे सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट कर रहा है जो कि वेट है, और वेट एक किस्म का सेंट्रल फोर्स है, यानी वेट बॉडी का टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर सकता, मतलब एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं कर सकता। इसका मतलब हुआ कि वहाँ पे हम ये रिलेशन अप्लाई करेंगे। अब कभी कभी क्या होता है कि अगर इस आइस स्केटर को अपना रेट ऑफ रोटेशन बढ़ाना होता है तो वो क्या करता है, वो अपनी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को कम कर देता है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को कम कैसे करेगा, वो अपनी आर्म्स को अपनी बॉडी से क्लोज कर देता है। जब क्लोज कर देगा तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगी और इसकी रेट ऑफ रोटेशन बढ़ जाएगी। पर अगर इसको रेट ऑफ रोटेशन कम करना है तो क्या करेगा, अपने आर्म्स को यानी स्ट्रेच कर देगा। जब वो अपने आर्म्स को स्ट्रेच कर देगा, इस केस में इसकी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगी, और जब इसकी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगी तो हम कहेंगे इसका रेट ऑफ रोटेशन जो है वो कम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ आइस स्केटर इज कांस्टेंट। ठीक है, when she stretch या when she wants to increase the rate of rotation, when she wants to increase the rate of rotation यानी एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ाना चाहती है तो क्या करेगी, she will close her arms towards her body, यानी वो अपने आर्म्स को अपनी बॉडी से क्लोज कर देगी, क्योंकि उसको रेट ऑफ रोटेशन बढ़ाना है। रेट ऑफ रोटेशन कैसे बढ़ेगा, लॉजिक क्या है, जब वो अपनी आर्म्स को बॉडी से क्लोज कर देगी तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगी, क्योंकि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी के मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करती है। इसी तरीके से व्हेन शी वांट्स टू डिक्रीज द रेट ऑफ रोटेशन, when she wants to decrease the rate of rotation, she will क्या करेगी, अब she will stretch her arms away from her body। वो अपनी बॉडी से अपने आर्म्स को ऐसे स्ट्रेच कर देगी। ऐसा करने से क्या होगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगी। अगर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगी तो एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगी। इसी तरीके से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का हम एक एग्जांपल और देते हैं। जैसे एक्रोबेट होता है, एक्रोबेट सोमरसॉल्ट्स यानी कलाबाजी कर रहा है, तो जब उसको ज़्यादा कलाबाजी करनी होती है, रेट ऑफ रोटेशन अगर उसको बढ़ाने होते हैं, नंबर ऑफ ठीक है कलाबाजी उसको इंक्रीज करने होते हैं, तो उस हिसाब से भी वो अपनी फीट को और अपनी आर्म्स को बॉडी से क्लोज करता है। ऐसा करने से क्या होता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाती है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगी तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी। इसी तरीके से हम कहते हैं कि हमारी अर्थ जब सन को ऑर्बिट करती है तो बेसिकली हमारी अर्थ का जो क्या कहते हैं ऑर्बिट है वो इलिप्टिकल है। इसका मतलब है कभी हमारी अर्थ सन के नज़दीक होगी, कभी हमारी अर्थ सन से दूर होगी। अब बात समझें,
हमारी अर्थ पे कौन सा फोर्स लग रहा है, सन उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। तो जब सन ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स अगर सेंट्रल फोर्स है तो इसका मतलब है अर्थ का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ये पॉइंट लिख लें, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑल प्लैनेट्स orbiting around sun is conserved. Why conserved? Because in this case only the central force is acting and under the central force angular momentum is conserved. अब हम अर्थ का एग्जाम्पल लेते हैं। तो जब हमारी अर्थ सन के नज़दीक होती है तो इस केस में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगी और अर्थ का रेट ऑफ रोटेशन ज़्यादा होगा। पर जब अर्थ पोजीशन नंबर 2 में होगी तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा हो गई है क्योंकि अर्थ इस सन से दूर हो चुकी है। इस केस में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपने बढ़ा दी। जब आप मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ाएंगे तो एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो हम लिखेंगे व्हेन अर्थ इज near the sun then rate of rotation of earth increases। ठीक है, रीजन आप जानते हैं, बिकॉज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीजेस। ठीक है, इसी तरीके से हम कहते हैं व्हेन अर्थ इज अवे फ्रॉम द सन then rate of rotation decreases because movement of inertia increases। ठीक है, वैसे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और स्पीड के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होता है, पर जब किसी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है तो फिर हम कहते हैं ये दोनों एक दूसरे के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शन करते हैं। दूसरी बात हम यहाँ से करेंगे। दूसरी बात यह है कि कभी कभी क्वेश्चन आता है कि भाई हमारी अर्थ जो है उसमें अचानक से कुछ चेंजेस आई हैं और हमारी अर्थ का रेडियस प्रीवियस रेडियस से एग्जिस्टिंग रेडियस के हाफ हो गया है। आप बताओ अर्थ का जो है वो रोटेशन का पीरियड कितना होगा, डे नाइट कितने घंटे में होगी। नॉर्मली आप जानते हैं कि डे नाइट कितने घंटे में होती है, 24 यानी 24 घंटे में होती है। अगर अचानक से अर्थ का हम कहते हैं अर्थ जो है वो श्रिंक हो गई है, हाफ ऑफ द रेडियस में श्रिंक हो गई है, तो इस केस में हम कहेंगे कि अर्थ का एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा। अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा तो हम लिखेंगे L1/L2 और इसका फार्मूला हम लिखेंगे mr² ओमेगा। मास अर्थ का जितना मास पहले था उतना मास अभी भी है, यानी हम इसको ऐसे लिखेंगे me re² ओमेगा 1 1 और 1। इस तरीके से अब हम लिखेंगे, अर्थ का मास वही है तो इसलिए मैं 1 नहीं लिख रहा। रेडियस अब जो होगा इसका, सपोज करें अब ये r2 होगा, इसको मैं r2 कह रहा हूँ क्योंकि रेडियस में चेंजेस आएंगी। इसी तरीके से ओमेगा में भी चेंजेस आएंगी। मास के साथ कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मास में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये हो गया r1² और ओमेगा की जगह पे हम लिखेंगे 2π/t वेयर t इज द पीरियड, और यहाँ पे भी हम लिखेंगे 2π/t2। इस तरीके से 2π भी कैंसिल होगा। अब हम इनका रेशो बनाएंगे। ये रेशो ऐसे बनेगा t2/t1 r2/r1²। इसी तरीके से ये रिलेशन बनेगा। यानी अगर मैं कह दूं इफ suddenly the earth shrinks to half of its radius, then what will be duration of day and night। ये सपोज करो क्वेश्चन है।
If suddenly the earth shrinks to half of its radius, then what will be the duration of day and night? तो अभी जो हमारी अर्थ का टाइम पीरियड है डे एंड नाइट का वो 24 आवर्स है, ठीक है, आप जानते हैं। और अर्थ का रेडियस अभी जो है वो आ रही है। अब अर्थ का पीरियड कितना होगा, जबकि अर्थ का नया जो रेडियस है वो हाफ हो गया है। तो हम इसी फार्मूले से काम चलाएंगे। T2 हमें फाइंड करना है, T1 हमें पता है 24 है, ठीक है। इसी तरीके से हम R2 की जगह पे 1/2 RE होल स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे RE होल स्क्वायर करेंगे। तो T2/24 1/4 RE स्क्वायर डिवाइडेड बाय RE स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4T स्क्वायर इज इक्वल टू क्या कहते हैं 24 हो जाएगा। तो T इज इक्वल टू 24/4 यानी T2 इज इक्वल टू 6 आवर्स। फिर जो डे नाइट जो है वो 6 घंटे में हो जाएगी। तो ये इसलिए हम एक जनरल फार्मूला लिखेंगे, अगर अर्थ का रेडियस श्रिंक हो रहा है तो न्यू जो टाइम होगा वो बराबर होगा जो प्रेजेंट टाइम है, जैसे कि 24 है, उसको डिवाइड कर देंगे n स्क्वायर से। यानी हम यहाँ पे पॉइंट भी लिखेंगे, इफ रेडियस ऑफ अर्थ श्रिंक्स बाय n टाइम्स। और कभी कभी कोई आपसे ये भी पूछ सकता है कि श्रिंक के अलावा अगर अर्थ में एक्सपांशन आया, अगर एक्सपांशन आएगा तो फिर हम n स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। ये फार्मूला तब यूज़ करेंगे जब इफ रेडियस ऑफ अर्थ एक्सपेंड्स बाय n टाइम्स। तो ये कॉन्सेप्ट आप अपने पास रख लें। भले आप इस डेरिवेशन को अगर समझना नहीं चाहते हैं कोई इशू नहीं है, ये दो फार्मूले आपको समझ में आने चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो आप इसको अच्छे तरीके से समझें कि एंगुलर मोमेंटम का लॉ ऑफ कंजर्वेशन कैसे होगा, सेंट्रल फोर्स की मीनिंग क्या है। तो इस तरीके से आप इसको नोट करें। तो अब हम इस पर कुछ MCQs करेंगे। अच्छा, अब हम ये कुछ MCQs डिस्कस करते हैं। तो MCQ से अंडर द एक्शन ऑफ सेंट्रल फोर्स। तो मैंने बताया था सेंट्रल फोर्स एंगुलर मोमेंटम को चेंज नहीं कर सकता, मतलब अंडर द एक्शन ऑफ सेंट्रल फोर्स एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है द आइस स्केटर सडनली स्ट्रेच हर आर्म्स अवे फ्रॉम हर बॉडी देन। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि अगर वो अपने आर्म्स को स्ट्रेच करेगी अवे फ्रॉम हिज बॉडी तो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगी। सो इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीजेस, सही है। इट्स एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीजेस, ये भी ठीक है। इट्स एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, ये भी ठीक है। उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा क्योंकि उस पर एक ही फोर्स एक्ट करता है जो है ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रल फोर्स है, वो बॉडी का एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं कर सकता। उसके बाद क्वेश्चन है द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज नोन एज। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम को हम टॉर्क कहते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन है अ बॉडी इज मूविंग विद द एंगुलर मोमेंटम ऑफ 20 joule/second आफ्टर 4 seconds its angular momentum becomes 80 joule/second, find the torque acting। तो टॉर्क बेसिकली क्या है, फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टी। तो फाइनल इसका था 80, इनिशियल है इसका 20, टाइम है 4, तो 60 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 15। तो इसका ऑप्शन ए होगा 15 Nm/मीटर। उसके बाद क्वेश्चन है द एंगुलर मोमेंटम ऑफ 5 किलोग्राम बॉडी एट अ पॉइंट 2 मीटर फ्रॉम ओरिजिन इज 90 joule/second, फाइंड इट्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। देखें जैसे हमारे पास लीनियर काइनेटिक एनर्जी होती है ना 1/2 mv², तो इस तरीके से रोटेशनल, इसको कहते हैं ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी। दूसरी होती है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो 1/2 सेम होगा, मास यहाँ पे मास है तो यहाँ पे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगी।
यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी है तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी, ये फार्मूला होगा। और आपने पढ़ा होगा कि मैंने बताया था कि भाई काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है, ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है स्क्वायर ऑफ लीनियर मोमेंटम डिवाइडेड बाय 2m। इस तरीके से रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी देखेंगे तो P की जगह L आ जाएगा और M की जगह I आ जाएगा, ये इनके बीच में रिलेशन बनेगा। सो अब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आपको निकालनी है L स्क्वायर, तो मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम इसका दिया जा रहा है 90 का, आप स्क्वायर करेंगे तो 2 मरतबा आएगा, डिवाइडेड बाय 2 इंटू I। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले आप फाइंड करेंगे, तो कैसे फाइंड करेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला होता है mr स्क्वायर, मास इसका 5 है और ये 2 मीटर इसका पोजीशन वेक्टर है, तो ये 4 होगा और ये 20 होगा, तो ये इसका 20 है, 0 0 से कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये इस पे टेबल लगेगा अपना क्या कहते हैं 45 और इस पे लगेगा 4.5। अब 45 को 4.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 20 तो 22 और इस तरीके से ये 20 16 तो 18 हो जाएगा। 5 2 10 और 2 डेसिमल एक डिजिट के बाद आएगी, तो इस तरीके से इसका रिजल्ट होगा 202.5। तो इस ऑप्शन को सेट कर दें। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक्स हो सकती हैं, जैसे पिछले लेक्चर में भी एक स्टूडेंट ने हाईलाइट किया है, तो आप अभी मैच्योर हैं, इंटर के स्टूडेंट हैं, तो अगर थोड़ी बहुत एरर हो तो आप उसको खुद ही रेक्टिफाई कर दिया करें। ठीक है, हमारे पास भी है काशिफ, पर ये रेक्टिफाई नहीं करता तो आप कर लें। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखें। अब 5 किलोग्राम बॉडी इज मूविंग, ये आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है और ये आपके प्रीवियस पेपर में भी आ चुका है। ठीक है, अब 5 किलोग्राम बॉडी इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ विद द वेलोसिटी v is equal to 5t when where t is the time when body is at origin, या ऐसे लिखें when t is 0 the body is at origin। जब टाइम 0 था तो बॉडी ओरिजिन पे थी। आफ्टर 2 सेकंड इट इज अ पॉइंट एट 3,4 फाइंड द नेट टॉर्क। तो नेट टॉर्क के लिए पहले तो आपको इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इसका 0 होगा क्योंकि बॉडी रेस्ट में है। फाइनल के लिए आपको m भी चाहिए, r भी चाहिए, v भी चाहिए। मास आपको मिला हुआ है 5 और इस ये 3,4 है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे जैसे हम करते थे 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो ये 25 यानी 5 बन जाएगा, तो r आपको 5 मिल गया। वेलोसिटी t यानी v जो है वो 5t है। अब आप कितने टाइम के बाद फाइंड करना चाहते हैं? 2 सेकंड के बाद, तो टाइम की जगह 2 रखेंगे तो ये 10 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 250 होगा। अब टॉर्क कैसे मिलेगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय t। फाइनल इसका 250 है, इनिशियल 0 था, डिवाइडेड बाय 2, तो 125 हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी होगा। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन सडनली द अर्थ इज श्रिंक, सडनली अर्थ इज श्रिंक्ड the half of its radius, find the rotation, find the duration of day and night। अभी मैंने बताया था श्रिंक अगर होगा तो न्यू जो टाइम होगा वो 24 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर होगा। तो अभी ये किस में श्रिंक हुआ है? हाफ में। हाफ मतलब 2 टाइम्स कम हुआ है, तो इसलिए हम लिखेंगे 24 डिवाइडेड बाय 2 यानी इस हिसाब से। तो अब हम कहेंगे 24 डिवाइडेड बाय 4 मीन 6 आवर्स। या आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, जनरल फार्मूला एक बना लें। ठीक है, अगर हाफ लिखा हुआ है तो आप ऐसे लिख लें 24 1/2, और अगर डबल लिखा हुआ है, एक्सपेंड लिखा हुआ है तो उसको 2 कर दें। जिस हिसाब से भी आप इसको कंसीडर करें, बहरहाल देख लें आप, तो 6 आवर्स आ जाएगा। इसका ऑप्शन सी होगा। उसके बाद जैसे हमने एक फार्मूला पढ़ा था न्यूटन सेकेंड लॉ, F = ma, F की जगह रोटेशनल में टॉर्क आता है और मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है और I की जगह अल्फा आता है। तो अब ये क्वेश्चन दे रहा है फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन, यानी अल्फा हमें फाइंड करनी है इन अ बॉडी, और उसके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया 5 है और नेट टॉर्क उस पर 100 एक्ट कर रहा है। तो हमें पता है अल्फा कैसे मिलेगी? टॉर्क अपॉन I। तो टॉर्क एक्ट कर रहा है 100 का और इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया 5 है, तो हम कहेंगे 20 का रिजल्ट आएगा, यानी ऑप्शन बी होगा। तो इस तरीके से हमने चैप्टर नंबर 5 वाइंड अप कर दिया।
इंशाल्लाह कल मेरी कोशिश होगी कि मैं ये टेस्ट जल्दी से जल्दी अपलोड करवाऊँ। तो इंशाल्लाह टेस्ट अपलोड हो जाएगी, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 6 डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।